सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने 2700 प्लस फैक्ट की जो खान सर की पुस्तक लॉन्च हुई है, उसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था। और दोस्तों, आप सबों ने मुझे बहुत प्यार दिया। पार्ट 1 में दोस्तों हमने देखा था कि हमने आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको बताया था। और आज की इस वीडियो में दोस्तों उससे हम आगे प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों, ये प्रश्न जो होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को आप देखिएगा। और जितने भी रेलवे के स्टूडेंट हैं जो एएलपी की तैयारी करते हैं और ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, जो टेक्नीशियन आने वाला है और आरपीएफ आने वाला है, उन सभी की तैयारी करने वाली स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिएगा। और दोस्तों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, जहाँ पे यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आप आसानी से उसे पढ़ पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बता दिया था उस वक्त। उससे आगे प्रश्नों को हम देखते हैं, यहाँ पे डील करते हैं। तो देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे मनसबदारी प्रथा मंगोलों के दर्शन प्रणाली से लिया गया था। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, जो मनसबदारी प्रथा थी। सबसे पहले हम बात करते हैं मनसबदारी प्रथा की। तो दोस्तों, मनसबदारी प्रथा जो थी ये अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। किस तरह? अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मुगल शासक जो अकबर थे उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि मनसबदारी प्रथा जो है वो किस प्रणाली पर जो थी मतलब लिया गया था? तो वे मंगोलों की दशमलव प्रणाली से ली गई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, जो अगला पॉइंट हमारा है कि मुगल कालीन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी। दोस्तों, जो मुगल कालीन सेना थी ना, उसे क्या बोलते हैं? मनसबदारी प्रथा कहते हैं। उसका जो प्रारंभ किसने किया था? अकबर द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। इस बात को भी आपको नोट करना होगा। अगला बात दोस्तों हमारा है कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का वध करवाया दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, जो गुरु तेग बहादुर थे इसका वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब के द्वारा जो है गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया गया था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों, एक पॉइंट और, जैसे कि आपने जो सुना होगा, जो गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव का हत्या किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव का हत्या करवाया था कौन सा? जहांगीर ने करवा दिया था। ठीक है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दिया था। और वहीं हम दोस्तों हम बात करते हैं गुरु तेग बहादुर की, तो इसकी हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवा दिया था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर हमारा है कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, लखनऊ से पहले अवध जो थी, अवध, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? फैजाबाद थी। कहाँ थी? फैजाबाद। दोस्तों, अवध के यहाँ पे यूपी भी हम कह सकते हैं। तो लखनऊ से पहले जो थी यूपी की राजधानी कहाँ पे थी? तो फैजाबाद में। और वर्तमान में कहाँ पे? लखनऊ में है। और दोस्तों, हम बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों, अगला हमारा है कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो भारत में क्विक इंडिया मूवमेंट हुआ था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसमें महात्मा, ये कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, और इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, स्लोगन दिया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। करो या मरो का किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों, आराम हराम है किसने कहा था? तो आराम हराम जो है ये आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या गया था? आराम हराम है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। और इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इस पॉइंट की भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला बात तो है कि भूगोल से प्रश्न पूछा गया यहाँ पे कि नीलगिरी एवं पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो होता है वो क्या होता है? नीलगिरी पर्वत होती है। दोस्तों, नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी घाट है ये सबसे लंबी है और पूर्वी घाट क्या है? छोटी है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो मिलन बिंदु होती है उसे वो कहाँ होती है? नीलगिरी पर्वत पर होती है। और दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में है। दोस्तों, नीलगिरी से बात करें, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी होती है वो दोदा बेट्टा होती है। और दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। और दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी यानी कि सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणी है उसमें स्थित है कौन सी? ये अनायमुड़ी। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अनायमुड़ी जो है दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो दोदा बेट्टा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला बात दोस्तों कि जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट जो है ना ये क्या है हमारा? तो ये क्या जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? तो ये गुजरात में पड़ता है और सबसे बड़ा क्या है? बाघ अभयारण्य है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा है कि दाब बढ़ने से बर्फ का गलना क्या होता है? घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो दाब जो बढ़ाएंगे ना यानी कि प्रेशर देंगे तो क्या होगा? जो बर्फ होती है उसकी गलना क्या होती है? वो घट जाती है।
अनुदैर्ध्य तरंगें निर्वात से गुजर नहीं सकती। दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंग मतलब क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग उदाहरण के तौर पर ध्वनि होती है, और ध्वनि आपको सबको पता है दोस्तों कि जो साउंड होती है, साउंड को गमन करने के लिए यानी कि जो ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इससे ट्रैवल करने के लिए इसे मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना मीडियम के जो है साउंड जो होती है वो ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, और अनुदैर्ध्य तरंगें जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। दोस्तों हम बात करते हैं जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, यानी कि जो प्रकाश तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ होती है, और अनुप्रस्थ तरंगें जो होती है वो निर्वात में गमन कर सकती है। यानी कि दोस्तों आप प्रकाश को निर्वात में भी यानी कि बिना मीडियम का भी आप गमन करवा सकते हैं, बल्कि जबकि ध्वनि को आप बिना मीडियम का आप गमन नहीं करवा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ध्वनि की, तो ध्वनि सबसे अधिक जो गमन करती है दोस्तों वो क्या होती है? ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि गमन करती है, और उसके बाद दोस्तों द्रव में, और सबसे कम किसमें होती है? गैस में ध्वनि का चाल होती है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला बात दोस्तों है कि ध्वनि की आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सी होती है? वो चमगादड़ होती है। ठीक है, डायनेमो दोस्तों क्या काम होता है? डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन सा डायनेमो जो होता है दोस्तों क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कौन सा? डायनेमो करता है। ठीक है, अगला हमारा है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने के सोडा का रासायनिक। और दोस्तों हम बात करते हैं धोवन सोडा क्या होता है? तो धोवन सोडा क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यदि हम आप जानते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि आपको पता है, तो इसका राइट आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत आसान प्रश्न है, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम आशा करते हैं आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। कहते हैं कि पायस एक क्या है? कोलाइड द्रव जो होती है वो द्रव में द्रव होती है। पायस क्या होता है ना? एक कोलाइड होता है कि जो द्रव में द्रव का एक उदाहरण होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें दोस्तों, एक जो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? कॉपर होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। इसी में क्या बना होता है? जर्मन सिल्वर बना होता है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा है कि पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। दोस्तों पीलिया रोग जो होता है ना, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, तो इससे क्या होता है? जो हमारी लीवर होता है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। ठीक है, तो जिसको जिसको शरीर में पीलिया हो जाती है उसका जो लीवर होता है वो क्या होता है? वो डैमेज हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। तो उसको इससे बचने की उपाय करनी चाहिए हमें। दोस्तों विटामिन बी6 की कमी से क्या होती है? और रक्तता की बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि खून की कमी जो होती है विटामिन सी की कमी से हो जाती है। यहाँ पे सर्वग्राही AB और रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप जो होती है, वो AB जो ब्लड ग्रुप होती है वो हमारा वो क्या होता है? सर्वग्राही होती है, यानी कि सभी को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टर होता है। और दोस्तों हम बात करते हैं ओ जो होती है वो क्या होती है? स्वदाता होता है। ठीक है, और निगेटिव क्या होती है? स्वदाता होती है, जो क्या होता है? सभी को ये रक्त दे सकता है। अगला दोस्तों हमारा है कि तमाशा तथा लावनी। दोस्तों तमाशा और लावनी की बात करें तो ये क्या है? महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तमाशा और लावनी क्या है? महाराष्ट्र का क्या है? लोक नृत्य है, फेमस लोक नृत्य है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है। कौन सी? यूनिसेफ का मुख्यालय। ठीक है, और सब बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा? 1 जनवरी 1995 को WTO ने गेट का स्थान ले लिया था। तो दोस्तों जो गेट है हमारा, गेट पर WTO का पहला नाम क्या था? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला नाम क्या था? गेट नाम था। ठीक है, तो अब क्या हो गया? इसका WTO हो गया। इसका स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? इसका हेड क्वार्टर जो है आपका जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला हमारा है कि 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। दोस्तों बात करते हैं चीन में, तो चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? यानी कि रेड रेवोल्यूशन जो हुआ था वो चीन में 1949 में हुआ था। दोस्तों 1949 में एक और पॉइंट हुआ था, जैसे कि नाटो था। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला हमारा कि वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। दोस्तों हम बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो क्या है? वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश यहाँ पे हो जाएगा। और दिनार इराक की क्या है? मुद्रा है। क्या है? दिनार जो होती है क्या है? इराक की एक मुद्रा है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा दोस्तों है कि नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों नौसेना का प्रयोग जो है दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य थे, उन्होंने सबसे अधिक जो है नौसेना का प्रयोग किया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा है कि लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि जो द्वितीय सिख युद्ध हुआ था ये किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है दोस्तों वो क्या हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध हुआ था। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही क्या हुई थी? भारत में रेलवे की स्थापना हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुई थी, जो स्थापना हुई थी, उस वक्त मुगल सम्राट कौन थे? तो दोस्तों उस वक्त कौन थे मुगल सम्राट? वो अकबर थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस वक्त कौन थे सम्राट? वो थे जहांगीर थे। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब इसकी स्थापना होती है, स्थापना के समय अकबर थे, लेकिन जब भारत में प्रवेश करते हैं ये कंपनी तो क्या हो जाती है? हाँ
नेक्स्ट हमारा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट किसने कहा था। तो दोस्तों जो भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है ये आपको कहा था, किसने कहा था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कथन, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया था कि भारत का प्रत्येक जो नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला हमारा है कि 21 फरवरी 1952 को पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। तो दोस्तों जो पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था वो कब हुआ था, 1952 ईस्वी में जो पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था वो कब, 21 फरवरी को हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। अगला हमारा है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कहा था। तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और दोस्तों 1929 में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, ठीक है। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, और ये लाहौर अधिवेशन जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन है। लेकिन दोस्तों हम बात करते हैं जो लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस की हुई थी 1929 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला हमारा दोस्तों है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो दोस्तों जो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुई थी, और इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसको हम लोग जान लेते हैं। अगला हमारा है कि अम्ल आग्नेय शिलाओं में सिलिका का प्रतिशत क्या होती है, अधिक होती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या होती है, क्रोड का, जो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कि मैक्सिको की खाड़ी संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो संसार की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है, मैक्सिको खाड़ी जो है संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसको आप याद रखिएगा। अगला हमारा है कि कांगो नदी घाटी कितनी किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों कांगो नदी घाटी जो है वो 4667 किलोमीटर लंबी, कितनी है, 4667 किलोमीटर जो है वो कांगो नदी जो है इसकी नदी घाटी क्या है, लंबाई है। इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों पंचायती राज जो है ना ये किस पर आधारित है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। यहाँ दोस्तों डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पंचायती राज है किस पर आधारित है, तो आपको बताना होगा जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ठीक है, ये पंचायती राज, ठीक है। और दोस्तों पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल को हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों है कि संविधान में पंचायतों गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में, ठीक है। तो दोस्तों जो संविधान में पंचायतों का गठन किया गया वो संविधान में 1940 मतलब जो अनुच्छेद 40 अनुच्छेद आर्टिकल 40 इसमें क्या है, तो पंचायतों का गठन किया गया। दोस्तों पंचायत जो होती है वो डीपीएसपी में आती है, देखिए जो राज्य के नीति निषेध तत्व होते हैं उसी के अंतर्गत क्या होता है, पंचायत की गठन की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अगला दोस्तों है कि पंचायत व्यवस्था के स्तर पर ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो क्या होते हैं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आप सबको पता है उपराष्ट्रपति जो दोस्तों क्या होते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा की जो कार्यकाल जो सभा होती है उसके संचालन कौन करते हैं, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः उसे मतदान का अधिकार नहीं है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़ जी जो है उनको वो जो है जो राज्यसभा है उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, तो डॉक्टर ओम बिरला जो है दोस्तों वो क्या है, भारत में जो लोकसभा है उसकी वर्तमान में स्पीकर है। और पहली लोकसभा जो हुई थी उसका स्पीकर कौन था, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे, जीवी मावलंकर, वो पहले जो थे स्पीकर थे। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के जो है सदस्य राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। यानी तो जो राज्य लोकसभा आयोग यानी कि बिहार की बात करते हैं तो बीपीएससी, तो बीपीएससी जो अध्यक्ष होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, वो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप देंगे, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा है कि हीलियम का घनत्व वायु में कम होने के कारण हीलियम से भरा गुब्बारा वायु से उड़ने लगता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारे में क्या किसका प्रयोग करते हैं, तो हीलियम गैस का प्रयोग भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि हीलियम का घनत्व जो होती है वायु से कम होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हीलियम गैस भरने से क्या होता है, गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। अगला हमारा है दोस्तों कि चमगादड़ की ध्वनि क्या होती है, प्रासरब होती है, ठीक है। प्रासरब दोस्तों किसे बोलते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि होती है, किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रासरब ध्वनि के नाम से भी हम जानते हैं। अगला दोस्तों हमारा है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। दोस्तों एक्स किरणों जो होती है इसकी खोज की थी विलियम रोंटेंजन ने किया था, ठीक है। विलियम रोंटेंजन ने 1895 में एक्स किरणों की खोज की थी।
और स्टील में धोने की चाल सबसे अधिक होती है। हमने आपको बताया दोस्तों कि जो धोने की चाल होती है सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टील में होती है। उससे कम क्या किसमें होती है, उससे कम जो होती है आपको द्रव में होती है, और जो लिक्विड होती है, और सबसे कम जो होती है दोस्तों गैस में होती है। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। अगला हमारा है कि औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण में शीरा का प्रयोग होता है। दोस्तों औद्योगिक अल्कोहल यानी कि दोस्तों जो फैक्ट्री में अल्कोहल बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं, शीरा का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः क्रोमियम, कॉपर और निकल धातुओं का प्रयोग की जाती है। और लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। दोस्तों जो लोहा होता है इसका शुद्ध रूप क्या होता है, पिटवा लोहा होता है। दोस्तों लोहा से क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि लोहा में जब जंग लगती है तो लोहा में जंग लगने से लोहे का जो वजन होती है क्या होती है, वो बढ़ जाती है। क्या होती है, लोहे में उसे क्या होता है, बढ़ जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला तो हमारा है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होती है। और कोलेस्ट्रॉल हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है। तो जो हृदय रोग होते हैं, जो हार्ट का प्रॉब्लम जो होती है वो किसकी वजह से होती है, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाती है उसी की वजह से क्या होती है, हृदय में प्रॉब्लम आती है, यानी कि हृदय रोग हो जाता है। प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड होती है। प्रोटीन क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है। विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होती है, जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होती है, पत्तों का रंग क्या होती है, हरा हो जाती है। दोस्तों जो पत्तियों की जो रंग होती है, मतलब ग्रीन जो हरा होता है, वो किसकी वजह से होती है, तो वो क्या होती है, क्लोरोफिल की वजह से क्या होती है, पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा हो जाता है। अगला हमारा है कि दोस्तों टेनिस खेल से डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है। क्वेश्चन पूछेगा कि डबल फॉल्ट का संबंध जो है किस खेल से है, तो आपको बताना होगा टेनिस खेल से संबंध कौन सा डबल फॉल्ट का संबंध है। और वियना में अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एनर्जी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना में स्थित है। कहाँ पे, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है दोस्तों, वहाँ पे क्या है, सब अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक ऊर्जा का एजेंसी है। इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात दोस्तों कि आंध्र प्रदेश से सातवाहन वंश का संबंध है। क्वेश्चन पूछेगा सातवाहन वंश जो है ना, ये क्या दक्षिण भारत का वंश है और ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश से संबंधित। दक्षिण भारत का वंश जो सातवाहन वंश है इससे संबंधित कौन सा, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुष्यमित शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछेगा जो शुंग वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की गई थी वो पुष्यमित शुंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पुष्यमित शुंग मौर्यों का सेनापति था। तो जो क्वेश्चन पूछेगा मौर्यों का सेनापति कौन था, तो पुष्यमित शुंग जो था वो मौर्यों का सेनापति था और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित शुंग ने राजा बनाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों आपको बताना होगा जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वो कौन था, बृहदत्त था। ठीक है, और दोस्तों बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो पुष्यमित शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा है कि पुष्यमित शुंग ब्राह्मण धर्म का उपासक एवं संरक्षक था। क्वेश्चन पूछेगा जब पुष्यमित शुंग था किसका उपासक था, तो ब्राह्मण धर्म का उपासक और संरक्षक था। कौन सा, पुष्यमित शुंग था। कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन है। दोस्तों कलहन जो राजतरंगिणी है ना, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो कलहन की राजतरंगिणी में कश्मीर का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। ये जो भाषा लिखी गई है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक। ठीक है, संस्कृत भाषा में राजतरंगिणी को लिखा गया है। ग्वालियर के गांव बाघ गुफा चित्र के लिए क्या होती है, प्रसिद्ध है। राजा नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि हरिसेन रहते थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में क्या थे, कवि हरिसेन रहते थे। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा है कि इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, हरिसेन थे। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था समुद्रगुप्त का अन्य नाम बताया था आपको। यदि आपने पिछले वीडियो को देखा है तो समुद्रगुप्त जितने भी आपको नाम हमने बताए थे, एक्स्ट्रा फैक्ट बताए थे, उन सभी जितने भी समुद्रगुप्त के नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, उन सभी नामों को आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा है कि हेलेवीर में होयसल शैली का मंदिर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ सकता है जो हेलेवीर में कौन सी शैली का मंदिर प्रसिद्ध है, तो वो होयसल शैली की जो मंदिर है वो हेलेवीर में क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि अकबर के से नवरत्नों का संबंध है। क्वेश्चन पूछेगा अकबर के दरबार में कौन रहते थे, तो अकबर के दरबार में कौन थे, नवरत्न रहते थे। उनका नाम क्या था, तो मुल्ला दो प्याजो था, राजा मानसिंह था, हकीम हुकाम था दोस्तों, राजा टुरमल थे, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, फैजी थे, अबुल फजल थे और बीरबल तानसेन थे। ये सभी दोस्तों अकबर के नवरत्न थे। दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि अकबर के नवरत्न कौन नहीं थे। आपको 4 ऑप्शन दे रखेंगे, एक 3 जो होगा उसमें होगा, एक नहीं होगा। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पे। तो आप यदि आप उसको याद रख लेते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाता है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए पंचतंत्र की जो बात करें तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। और पृथ्वी राज चौहान भारत का अंतिम चौहान शासक था, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ताप योग में तापमापी का प्रयोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापों के लिए प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। दोस्तों कोई भी वस्तु है उसका ताप जो होती है ना -273.15 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अल्कोहल जो दोस्तों -150 डिग्री पर क्या होता है? जमता है। अल्कोहल यदि आप जमाना चाहते हैं अल्कोहल को, वो कितना जमेगा? उसका टेम्परेचर कितना है? तो -150 डिग्री पर क्या होता है? अल्कोहल जमना प्रारंभ हो जाता है। किलोवाट घंटा क्या होती है? ऊर्जा की इकाई है। दोस्तों किलोवाट घंटा जो हमारा क्या है? एक ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों ओजोन पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है। ओजोन जो परत होती है, ओजोन जो होती है दोस्तों, वो पारे तथा चांदी क्या करती है? परत होती है। दोस्तों ओजोन से बात करें तो ओजोन जो दोस्तों क्या कहती है? एक लेयर होता है जो, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो होती है, पराबैंगनी किरणें क्या करती है? रोकने का काम कौन करता है? ओजोन करता है। और दोस्तों ओजोन की जो लेयर होती है, इसको जो नापने की इकाई कौन सी थी? डॉप्सन इकाई से हम लोग क्या करते हैं? ओजोन की लेयर को हम मापते हैं। और दोस्तों जो ओजोन के लिए संरक्षण के लिए मतलब ये हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो 16 सितंबर को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाते हैं 16 सितंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अगला दोस्तों है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, लोहा केवल कमरे के ताप पर जल तथा एवं O2 की उपस्थिति में क्षय होते रहता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और NaCl को टेबल साल्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो NaCl दोस्तों क्या होता है? टेबल साल्ट यानी कि खाने वाला जो नमक होता है उसे हम लोग टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, NaCl जो होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है? लवण होता है। ठीक है, जो लवण होती है, कोई भी चीज़ जो लवण होता है उसका pH वैल्यू कितनी होती है? वो 7 होती है, इसे आप याद रखिएगा। और जो लव अम्ल होती है उसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 से कम होता है। और 7 से अधिक जो होती है वो क्षार होती है। इस पॉइंट को आप याद में रख सकते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले अपने पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है कि मूंगफली में, एक सेकेंड, मूंगफली में विटामिन B1 सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो मूंगफली में सबसे अधिक क्या होती है? दोस्तों विटामिन B1 जो है सबसे अधिक क्या होती है? मूंगफली में होती है। बेटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन का खोज किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन से पूछेगा कि इंसुलिन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बेटिंग एवं बेस्ट द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लिगामेंट दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? लिगामेंट के द्वारा जो है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के प्रवर्धन को पूर्ण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो या उरो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़ो या उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। काला पेगोडा जो है कोणार्क में अवस्थित है। कहाँ पे दोस्तों? काला पेगोडा जो है कहाँ है? कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क कहाँ पड़ता है? तो कोणार्क जो है आपको उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। अल्बानिया की राजधानी के दोस्तों कहाँ पे? तो अल्बानिया की राजधानी कहाँ? तिराना में पड़ता है। और अर्जुन भारत के लिए मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है। दोस्तों अर्जुन जो है ना, ये भारत का मुख्य लड़ाकू क्या है? टैंक है। क्रिकेट से गूगली शब्द का संबंध है। क्रिकेट शब्द किसका संबंध है? गूगली शब्द का संबंध किससे? क्रिकेट से है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। दोस्तों ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से क्या होती है? ग्रैंड स्लैम संबंधित होती है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों विश्व पर्यटन जो टूरिज्म दिवस होती है वो कब मनाते हैं? 27 सितंबर को क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। और दोस्तों हम 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं? ओजोन दिवस के रूप में भी हम लोग, ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग से मनाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों जो गुप्त सम्राट थे कौन? समुद्रगुप्त, इसको क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। एक नाम आपको हम यहाँ पे बता सकते हैं, जो समुद्रगुप्त का एक नाम क्या था? नेपोलियन था। ठीक है, और आपको अन्य नाम भी हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में। यदि आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए कि जो समुद्रगुप्त का अन्य नाम क्या है। कुतुबशाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। तो दोस्तों कुतुबशाही राजवंश ने कहाँ शासन किया था? तो गोलकुंडा में शासन किया था। अगला समय है कि अवध अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। इसमें मराठे पराजित हुए थे। तो दोस्तों पानीपत का जो युद्ध हुआ था आपने बताया था, जो पहला कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ठीक है, दूसरा कब होता है? 1556 में होता है। और तीसरा दोस्तों कब होता है? तीसरा की बात करें तो तीसरा आपको 1761 में होता है। और 1761 में जो होता है तीसरा वाला, इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। और ये पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, इसमें मराठे क्या होते हैं? हार जाते हैं।
दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालिक वर्षों के दौरान अध्यक्ष रहे थे और दादा भाई नौरोजी को वीरवृद्ध पुरुष के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दादा भाई को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों उनसे जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाले चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जो जापान है, फिलीपींस और चीन में, इसमें जो चलने वाले तूफान होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? टाइफून के नाम से उसे जाना जाता है। क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में चलने वाले चक्रवाती तूफान क्या कहते हैं? टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों हमारा है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपको पता है कि भारत में कितने जो 8 राज्य का नाम जो कर्क रेखा से गुजरती है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, रणथंभौर वन्य अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। गोंडवाना क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है गोंडवाना क्षेत्र? कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करते हैं छोटा नागपुर की, तो छोटा नागपुर जो है दोस्तों, इसे हम लोग भारत का रूर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निषेध तत्व कैसे सम्मिलित है? दोस्तों नीति निषेध जो है इसमें डीपीएसपी से बोल सकते हैं। तो ये कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। ठीक है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो हमारा डीपीएसपी है, यानी कि राज्य की नीति निषेध तत्व जो है वो 36 से 51 तक है दोस्तों। इसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बन चुका था। तो दोस्तों बात करें, भारत एक संपन्न प्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 को बन चुका था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। हम क्या करें, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको लेकर आएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका यदि आपको समझ में आती है और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के साथ जुड़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।